हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बायोलॉजी का पेज नंबर 239 से 242। जो आपको होमवर्क दिया गया था उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू रेडी किया। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, जो भी आपके स्कोर रहता है नीचे कमेंट करके बताएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपको मॉर्निंग में वीडियो बताया गया था उसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप पे टेस्ट होने वाला है। तो आप ज्वाइन नहीं किए तो 49 के साथ आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप पे ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आज वेडनेसडे है यानी बुधवार है, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स का 50 क्वेश्चंस के साथ टेस्ट देखने को मिलेगा। तो जल्दी से ज्वाइन करिए। इस नंबर पे आपको 49 पे करना है, स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, इसी नंबर पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट ये दिया गया कि लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होती है उसे आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, ये पॉइंट भी सही है। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए ग्रेगर ने मटर के पौधे का चुनाव किया था, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। तो ये अक्सर यहाँ से सेकंड जो पॉइंट है, आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है? वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की जो शाखा होती है उसे हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीवधारी की जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उस लक्षण को हम लोग फिनोटाइप के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए, फिनोटाइप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जेनेटिक्स नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये सभी चीज़ें आपको लुसेंट सब्जेक्टिव बुक में लाइन बाय लाइन आपने पढ़ा होगा, उसी का एमसीक्यू यहाँ पे बनाया गया। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को आप राइट बिल्कुल करेंगे। जेनेटिक्स नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन बी यानी कि वाटसन ने कब किया था? तो 1905 ईस्वी में इन्होंने, जिनका नाम क्या है, डब्ल्यू वाटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया था। ठीक है। और जोहानसन की बात करें, ध्यान रखेंगे, जोहानसन ने 1909 में देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका वही पूछा गया कि जोहानसन ने कब जीन शब्द का प्रयोग किया था? जीन शब्द का प्रयोग कब किया था? 1909 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों के एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सहलग्नता। सहलग्नता राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। सहलग्नता को सर्वप्रथम किसने जो कि व्याख्या किया था, यानी लिंग सहलग्नता की जो सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या की गई थी वो मॉर्गन के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, मॉर्गन के द्वारा। वंशगति की इकाई क्या होती है? वंशगति की इकाई क्या होती है? ऑप्शन सी, जीन। ठीक है, जीन यहाँ पे करेक्ट होगा। मेंडल ने किस पौधे का संस्करण प्रयोग किया था? किस पौधे का संस्करण का प्रयोग किया था? तो ऊपर में हम लोगों ने देखा था किसका था, मटर के पौधा, और वो मटर कौन सा था? गार्डन पी था। गार्डन पी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या 1910 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम किया गया था ये मॉर्गन के द्वारा। सी को टिक करेंगे, मॉर्गन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव और जाति और उनके गुणसूत्र के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पे देखिए, जीव जाति के संबंध में उनके गुणसूत्र के साथ मैच किया गया। जैसे मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6, बिल्कुल सही। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20 होता है, ये भी सही है। मटर में 24 होता है। मनुष्य में जो कि 46 होता है। अर्धसूत्री विभाजन में मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 23 रह जाता है, आधी हो जाती है। ये हम लोग कल के वीडियो में देखा था, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है। घरेलू जो मक्खी होती है उसमें कितना होता है? 12 गुणसूत्र होते हैं। अगर मटर की बात करें तो मटर में ध्यान रखिएगा 14 होता है। प्याज की बात करें तो प्याज में 16। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं जो कि एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ जाते हैं। एक आलू पूछा जाता है, आलू को भी आप 48 याद रखिएगा, आलू का 48 होता है। चिंपांजी का भी 48 होता है, और साथ ही साथ तंबाकू का भी 48 ही होता है। ठीक है, तंबाकू का भी 48 ही होता है। तो यहाँ पे सभी के सभी बिल्कुल सही थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीन्स बने होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो बने होते हैं, क्या बनेगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, यानी कि डीएनए के बने होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, डीएनए। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? आनुवंशिकता के विज्ञान को किसके द्वारा आनुवंशिकी कहा गया?
ये बेटेसन के द्वारा किया गया था। खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? खरगोश में कितना होता है? यहाँ पे 44 बिल्कुल सही होगा। 46 मनुष्य में होता है, 48 आपको बताया गया। आलू, चिंपैंजी, तंबाकू में 48 होता है। 64 किस में होता है? 64 घोड़े में होता है, ठीक है, घोड़ा में 64 होता है। नींबू में 18 या फिर 36, बिल्ली में 38, चूहा में 40 और गेहूँ में 42, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर ने किया था। मानव अनुवांशिकी की बात करें तो इसमें गुणसूत्र का नामकरण सबसे पहले डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1888 में, कब? 1888 में किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुणसूत्रों में पाई जाने वाली अनुवांशिकी जो पदार्थ होता है जिसे जीनोम के नाम से जानते हैं, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिस्टर्न। सिस्टर्न जो होता है क्या होता है? सिस्टर्न क्या है? सिस्टर्न जो होता है जीन के कार्य करने की इकाई होता है। जीन के कार्य करने की इकाई को सिस्टर्न कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। उत्परिवर्तन की इकाई क्या होता है? उत्परिवर्तन की इकाई क्या होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा म्यूटॉन। म्यूटॉन जो होता है उत्परिवर्तन की इकाई होता है। पुनः संयोजन की जो इकाई होता है उसे रिकॉन के नाम से जाना गया। जीनोम आपको बताई गया। जीनोम जो होता है गुणसूत्र में पाए जाने वाले जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनको जीनोम के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने वनस्पति जगत का वर्गीकरण यहाँ पे क्रिप्टोगेम और फेनरीगेम में किया था? अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो इसको अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद के नाम से जाना जाता है। ये किसने जो कि विभाजित किया था? तो इसका राइट आंसर बनेगा एक्लर ने। एक्लर ने 1883 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया था 2 भागों में, यानी कि क्रिप्टोगेमी और यहाँ पे फेनरोगेमी में किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि क्रिप्टोगेमी यानी कि अपुष्पी जो पादप होते हैं, क्रिप्टोगेमी जो कि अपुष्पी पादपों को रखा जाता है। अपुष्पी पादपों को रखा जाता है किसके अंतर्गत? तो क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत। एक्चुअली यहाँ पे ये पॉइंट गलत है। अपुष्पी पादपों को रखा जाता है यहाँ पे क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि इस वर्ग के जो पौधे होते हैं इसमें पुष्प और बीज नहीं होता, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जिसके अंतर्गत जैसे थैलोफाइटा जो आता है, शैवाल आता है, इसी के अंतर्गत आता है, क्रिप्टोगेम के अंतर्गत, ठीक है, क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? अनावृत बीजी। अनावृत बीजी ऑप्शन बी। जीवाणु की साधारण जो आकृति होती है क्या होता है? जीवाणु की साधारण जो आकृति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बेसिली के नाम से जानते हैं। बेसिली, एक्चुअली इसको हम लोग देखिए बेसिली तो कह सकते हैं, जैसा कि इसका छड़ाकार होता है, छड़ के आकार, बेसिलस, एक्चुअली बेसिलस भी कह सकते हैं। जैसे कि ये छड़नुमा या फिर बेलनाकार होता है, इसको बेसिलस के नाम से जाना जाता है, छड़ रूपी। जनरल ये इसका साधारणतः नॉर्मल जो आकृति होती है उसको कहते हैं। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। पुष्पी पादपों को रखा जाता है, यानी जो वो पौधे जिसके अंतर्गत पुष्प आते हैं उसको क्या कहते हैं? ऊपर हम लोगों ने देखा था क्रिप्टोगेम्स जो होते हैं उसमें पुष्प पर ना तो यानी कि बीज पर ना तो बीज आता है, पौधों में ना तो पुष्प आता है ना ही बीज आता है, उसको कहा जाता है क्रिप्टोगेम्स। लेकिन पुष्पी पादपों को फेनरोगेम्स के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पीसीज यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी स्पीसीज। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके क्या? तो वंश और जाति। वंश और जाति। जो आकृति आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम लोग गोलाड़ू कह सकते हैं, यानी कि इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो इसमें को इंग्लिश में कोकस कहते हैं, ठीक है, कोकस, कोकी यहाँ पे लिखा गया कोकस होता है। तो ये जो जीवाणु होते हैं इनकी आकृति जो होती है वो गोलाकार होती है और सबसे छोटे होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोकी या फिर कोकस कहा जाता है। ऑप्शन ए। शैवाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शैवाल के संबंध में तो पहला पॉइंट कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त और संवहन उत्तक रहित होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल सही है कि जो शैवाल होते हैं वो पर्णहरित युक्त होते हैं
और इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है, संवहन उत्तक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आयोडीन बनाने में निम्नलिखित में से कौन से शैवाल का प्रयोग किया जाता है? आयोडीन बनाने में कौन से शैवाल का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेमिनेरिया जो होता है, लेमिनेरिया शैवाल का उपयोग करते हैं आयोडीन को बनाने में, और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। खाद के रूप में निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? खाद के रूप में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे नास्टॉक हो गया, एनाबीना होता है, केल्प होता है, इन तीनों का प्रयोग हम लोग खाद के रूप में करते हैं, यानी 1, 2, 3 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। औषधियाँ बनाने के लिए टिंचर आयोडीन निम्नलिखित में से किस शैवाल से बनाई जाती है? टिंचर आयोडीन किस शैवाल से बनाई जाती है? इसका संबंध हो जाएगा लेमिनेरिया। ठीक है, लेमिनेरिया, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। लेमिनेरिया ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जो कि क्या कहते हैं, आयोडीन बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। कवक जो होता है, कवक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कवक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला पॉइंट कि यह पर्णहरित युक्त होते हैं। ऊपर हम लोगों ने देखा था जो शैवाल, तो शैवाल पर्णहरित युक्त होते हैं, लेकिन जो कवक होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है, ये पर्णहरित रहित होता है। ठीक है, पर्णहरित रहित होता है, इसमें पर्णहरित नहीं होता है। ठीक है, यानी कि पर्णहरित का मतलब क्या होता है, जो क्लोरोफिल की बात करते हैं, क्लोरोफिल इसमें नहीं होता है। यह संवहन उत्तक रहित होता है, ये बिल्कुल सही है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में इकट्ठा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। कई बार हमने आपको बताया कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो गलत यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के द्वारा होता है? कवक के द्वारा कौन सा रोग होता है? कवर यार नहीं, यहाँ पे कवक होगा, कवक। ठीक है, कवक यानी कि फंगी। फंगी के द्वारा कौन सा रोग यहाँ पे होता है? तो एथलीट फुट, खाज, जो कि गंजापन हो गया, दाद होता है, दमा होता है, ये सभी के सभी इसी के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। पौधों में होने वाले रोग के संबंध में कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान यहाँ पे सही है? तो देखिए, सफ़ेद राष्ट्र रोग जो होता है वो सरसों में ही होता है, बिल्कुल सही। अंगमारी रोग अक्सर पूछा गया है, आलू में होता है। टीका रोग का संबंध ये भी पूछा जाता है, मूंगफली में होता है। यहाँ पर भी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी के सभी मिलान सही है। जीवाणु के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? इसकी खोज 1683 ईस्वी में ल्यूमेन हॉक ने किया था, ये बिल्कुल सही है। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? हॉलैंड के थे। ठीक है, जीवाणु विज्ञान के पिता इनको कहा जाता है, ल्यूमेन हॉक को। जीवाणु जो नाम दिया गया था वो एहरेनबर्ग ने दिया था 1829 में। 1829 में एहरेनबर्ग ने इसको जीवाणु नाम दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में कौन सा कथन असत्य है? कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। आकृति के आधार पर जीवाणुओं को कई प्रकार से बांटा गया, ऊपर हम लोगों ने देखा था। जैसे सबसे छोटा जो होता है वो कोकस होता है, और सामान्य जो जीवाणु का आकार होता है जो कि छड़नुमा आकार का या फिर बेलाकार कह सकते हैं, जिसको बेसिलस कहा जाता है, तो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है विप्रियो जो कि कॉमा के आकार का होता है, अंग्रेजी के कॉमा के आकार का। सर्पिलाकार भी होता है जिसकी स्प्रिंग या फिर स्क्रू के आकार का होता है। यानी कि आकृति के आधार पर जीवाणु को कई तरह से बांटा गया, तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल सही है। तो कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे, तो डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है। गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु को क्या कहते हैं? गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु को ऊपर में देखा था कोकस कहा जाता है, कोकस। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। विषाणु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विषाणु यानी वायरस के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? इसकी खोज 1892 ईस्वी में किया गया था, किसके द्वारा? इवान वर्स्की के द्वारा किया गया था, जो कि रूस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनकी प्रवृत्ति जो होता है, यानी विषाणु की जो प्रवृत्ति होता है सजीव और निर्जीव दोनों के प्रकार की होता है, ये भी सही है। और इसी कारण से इसको सजीव और निर्जीव के कड़ी भी कहा जाता है, यानी कि कोई भी गलत नहीं है, सभी के सभी कथन सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, क्या करते हैं? वो प्रक्रिया होता है पाश्चुरीकरण, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, यहाँ पे
जो कि 2 पॉइंट्स लिखा गया। पहला पॉइंट्स ये कि राइजोबियम जीवाणु की जो जातियाँ होती है मटर कुल के पौधे की जड़ों में रहते हैं, बिल्कुल सही। नॉस्टॉक और एनाबिना नामक जो साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए जो भी पॉइंट्स यहाँ पे दिया जा रहा है वो बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पाश्चुरीकरण की LTH यानी कि लो टेम्परेचर जो होल्डिंग मेथड होता है उसकी बात की जा रहा है, LTH की। एक होता है आपका हाई टेम्परेचर जिसको हम लोग HTS कहते हैं, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। तो कि विधि में दूध को कितने डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आधे घंटे तक गर्म किया जाता है। LTH में क्या होता है कि दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर आधे घंटे यानी कि 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चर्म उद्योग में चमड़ी से बालों और वसा हटाने का कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, जिसको टैनिंग के नाम से जाना जाता है। चमड़ा जो कमाना होता है जिसको हटाने के बाद कहता है उसको टैनिंग कहते हैं। तो ये जो होता है कार्य जीवाणु के द्वारा ही किया जाता है, ऑप्शन ए जीवाणु के द्वारा। आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, जो भी आपको टॉपिक दिए गए थे उन सभी से हमने यहाँ पे कोशिश किया। अब बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क क्या रहने वाला है। तो देखिए कल के होमवर्क में पेज नंबर की सबसे पहले बात करें तो 243 से लेकर के 246 तक आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है, तो ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा पढ़िएगा, पादप उत्तक पढ़ेंगे। बस इतने में आपका ये 3 पेज कवर हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग में है तो थोड़ा पेजेस ज़्यादा है, तो आप इसको पढ़ेंगे पादप उत्तक, ठीक है। तो बस इतना ही। और पादप विषाणु के न्यूक्लियक जो अम्ल होते हैं, पादप विषाणु के जो न्यूक्लियक अम्ल होते हैं क्या होता है, ये RNA होता है। RNA राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।